हाय फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 11th का एक पोएम पढ़ेंगे जिसका नाम है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। यानी जहाँ हमारा दिल दिमाग मन बिना डर के रहे, भय मुक्त रहे, है ना, डर ना हो किसी चीज़ का। ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। आज हम लोग इस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर वाज बोर्न इन 1861। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 1861 में एंड डाइड इन 1941, 1941 में हुआ। द रेसिपिएंट ऑफ द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1913, यानी 1913 में इन्हें साहित्य के लिए, इनके लिए लिटरेचर साहित्य के लिए नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ। रेसिपिएंट का मतलब प्राप्त करता, नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ, है ना। यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में लिटरेचर के लिए क्या चीज़ मिला? नोबेल प्राइज मिला। वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिरिक पोएट्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के, संसार के ये सबसे महान कवियों में से एक हैं। He was also a noted dramatist. ये हमेशा से नोटेड ड्रामेटिस्ट यानी कि विख्यात नाटककार, नोवेलिस्ट, उपन्यासकार, शॉर्ट स्टोरी राइटर, लघु कथा लेखक, फिलोसफर, दार्शनिक, ह्यूमनिस्ट, मानवतावादी, नेशन बिल्डर, राष्ट्र निर्माता एंड और द फाउंडर ऑफ एन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एट शांति निकेतन। शांति निकेतन के एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के ये क्या थे? संस्थापक थे। यानी कि ये जो रविंद्रनाथ टैगोर है ना, वो एक नाटककार थे, उपन्यासकार थे, छोटे छोटे कहानी लिखने वाले थे, दार्शनिक थे, मानवतावादी थे, राष्ट्र के निर्माता में इनका, राष्ट्र निर्माण में इनका योगदान रहा है, तो राष्ट्र के निर्माता थे। और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एट शांति निकेतन, शांति निकेतन में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के संस्थापक भी थे। आगे हम लोग देखते हैं, ही रोट प्राइमरली इन बांग्ला। शुरुआत में इन्होंने बांग्ला में लिखना शुरू किया। शुरुआत में इन्होंने क्या किया? बांग्ला में लिखना शुरू किया। बट रेंडर्ड ए लार्ज नंबर ऑफ हिज ऑन वर्क्स इनटू इंग्लिश। रेंडर्ड का मतलब प्रस्तुत करना, है ना। तो इसने बाद में, यानी कि बाद में इन्होंने एक बड़ी संख्या में अपने ही काम को, जो इन्होंने बांग्ला में लिखा, उस काम को इंग्लिश में लिखना शुरू किया। जिन चीज़ों को इसने बांग्ला में लिखा था ना, उन्हीं चीज़ को बाद में इन्होंने बड़ी संख्या में क्या किया? प्रस्तुत किस में किया? इंग्लिश में किया। एंड और इन द प्रोसेस रॉट देम ए न्यू। और ये जो प्रक्रिया है, उन्होंने एक नए रूप में सामने लाया। ये प्रक्रिया को उसने एक नए रूप में लिखा। सच वर्क्स इंक्लूड, इनके कुछ काम है जिसमें गीतांजलि, बहुत नाम आता है गीतांजलि का, सबसे अच्छी लिखी हुई है। द क्रिसेंट मून एंड द गार्डनर, ये इनके कुछ महत्वपूर्ण काम हैं लिखे हुए। क्या क्या हैं? गीतांजलि, द क्रिसेंट मून एंड द गार्डनर। हिज अदर इम्पोर्टेंट वर्क्स, और इनके कुछ महत्वपूर्ण काम इंक्लूड हैं, सम्मिलित है, जिसमें गोरा, द रेक, द पोस्ट ऑफिस, साधना एंड द होम एंड द वर्ल्ड, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, ए लिरिक टेकन फ्रॉम गीतांजलि। ये जो लिरिक है वो कहाँ से लिया गया है? गीतांजलि से लिया गया है। ये जो हम पढ़ने वाले हैं, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, ये किससे लिया गया है? गीतांजलि से लिया गया है। आगे देखते हैं कि इज वन ऑफ द बेस्ट रिमेंबर्ड पैट्रियोटिक पोएम। ये जो है ना, इस कविता को याद किया जाता है सबसे अच्छे राष्ट्रीय देशभक्ति कविताओं के रूप में। ये जो गीतांजलि कविता है, इनको सबसे
ज़्यादा याद करने वाली कविताएं हैं, सबसे अच्छी याद करने वाली कविताएं मानी जाती है, उस भी किस रूप में, राष्ट्रीय भक्ति यानी पैट्रियोटिक कविताओं के रूप में। ये जो कविता है ना, ये जो कविता है वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर इट इज़ ए प्रेयर, ये एक प्रार्थना है टू गॉड, किससे, ईश्वर से। ये जो हम पढ़ने वाले हैं ये एक प्रार्थना है ईश्वर से, टू अवेकन द कंट्री, अपने देश को जगाने के लिए। किससे, फ्रॉम द डार्कनेस, अंधेरों से निकालने के लिए, अंधेरों से जगाने के लिए, एंड स्लेवरी, और गुलामी से, इनटू ए स्टेट ऑफ आइडियल फ्रीडम, और किस में बदलने के लिए, आदर्श आज़ाद देश में बदलने के लिए। यानी कि ये जो हम लोग पढ़ने वाले पोएम है ना, वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर, ये रविंद्रनाथ टैगोर की एक प्रेयर है, एक प्रार्थना है जो ईश्वर से, गॉड से ये करते हैं, और ये कहते हैं कि हमारे देश को अंधेरों से, हमारे देश को गुलामी से बाहर निकाला जाए, उनके, हमारे देश के जो गुलाम लोग हैं, हमारे देश के जो अंधेर में रहने वाले लोग हैं, उनको जागृत किया जाए, उनको जगाया जाए, और उसके बाद हमारा देश आज़ाद हो और एक आदर्श देश, आज़ाद देश के रूप में स्थापित हो। आगे देखते हैं, कह रहा है कि द होल पोएम इज ए सिंगल कॉम्प्लेक्स, पूरा का पूरा कविता एक सिंपल कॉम्प्लेक्स वाक्य में है, हुज प्रिंसिपल क्लाउज इज द लास्ट लाइन, और इसका जो मुख्य क्लाउज है ना वो लास्ट लाइन में छिपा हुआ है। यानी कि पूरा का पूरा जो कविता आप पढ़िएगा ना तो वो एक सेंटेंस है, एक वाक्य है, लेकिन इसका जो मुख्य निचोड़ है, मुख्य बातें हैं, वो आपको लास्ट लाइन में मिलेगी। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन पहले लास्ट लाइन को ही समझ लेते हैं। देखिए लास्ट लाइन ये है ना, लास्ट लाइन ये है, कह रहे हैं कि, थोड़ा सा इसको छोटा कर लें, कह रहे हैं कि इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम माई फादर लेट माई कंट्री अवेक। माई फादर मतलब मेरे ईश्वर, मेरे पिता है ना, मेरे भगवान, मेरे अल्लाह, मेरे गॉड, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, यानी कि आज़ादी की जो स्वर्ग है उसमें मेरे देश को ले चलो, जगाओ, हमारे देश के लोगों को जगाओ, हमारे देश को अंधेरों से निकालो, हमारे देश के लोगों को अंधेरों से निकाल कर कहाँ ले चलो, जो आज़ादी का स्वर्ग है उसमें ले चलो। यानी कि ये लास्ट लाइन हम इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि हमको स्टार्टिंग में जो हम पढ़ेंगे ना वो हमको समझ में आएगा। कह रहे हैं कि ये लास्ट लाइन क्या कह रहे हैं कि मेरे पिताजी यानी गॉड से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे गॉड हमें आज़ादी के स्वर्ग में ले चलो, यानी कि लेट माई कंट्री अवेक, हमारे कंट्री को जगाओ, हमारे कंट्री को जगाओ, और जगा करके हम लोगों को आज़ादी का जो स्वर्ग है उस स्वर्ग में ले चलो। चले हम लोग शुरू से समझते हैं। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, कह रहे हैं कि ऐसा जगह हो जहाँ हमारा दिल, दिमाग, तन, बदन, यानी कि हम बिना डर के रहे, किसी तरह का कोई चीज़ का डर नहीं हो, हम लोग भय मुक्त हों। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फेयर, वहाँ ले चलो मुझे, वहाँ ले चलो जहाँ हम लोग बिना डर के रह सकें। एंड हेड इज़ हेल्ड हाई, और हमारा सर ऊंचा हो, हमारा सर क्या हो, ऊंचा हो, हमें इज्जत मिले, सम्मान मिले। यानी कि जब हमारे देश गुलाम था तो हम लोगों को अंग्रेज़ इज्जत की नज़र से नहीं देखते थे, है ना, वो लोग हमें बहुत प्रताड़ित करते थे, बहुत मारते पीटते थे, ना शिक्षा मिलती थी, ना ही हमें अपने बातों को रखने का अधिकार होता था, बस काम होता था और वो भी उस काम का जो मुनाफा होता था वो अंग्रेज़ों के द्वारा ले लिया जाता था, है ना। तो ये कह रहे हैं कि हमें वहाँ ले चलो जहाँ हम बिना डर के रह सकें। एंड और हेड इज़ हाई, हेल्ड हाई, और हमारा सर ऊंचा हो, हमें इज्जत मिले, सम्मान मिले, है ना। वेयर नॉलेज इज़ फ्री, जहाँ क्या हो, नॉलेज फ्री हो, ज्ञान फ्री हो, सब में ज्ञान, सबको ज्ञान मिले, सब अंधेरे से निकले, है ना, सबको क्या मिले, ज्ञान मिले, हमें वहाँ ले चलो। कह रहे हैं कि वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स,
फ्रेगमेंट्स का मतलब होता है स्मॉल पीसेस, यानी कि छोटे छोटे टुकड़े। कह रहे हैं कि वहाँ ले चलो, हमारे देश को इस तरह से बनाओ जहाँ दुनिया यानी हमारा देश हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप टू इनटू फ्रेगमेंट, छोटे छोटे टुकड़ों में ना बटा हो। हमारे देश जो है, हमारी दुनिया जो है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो, नहीं बटा हुआ हो। छोटे छोटे टुकड़े कहने का अर्थ है कि छोटे छोटे टुकड़े कहने का अर्थ है कि हमारे देश में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर, भाषा के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन ना हो, भेदभाव नहीं हो, काले गोरे के नाम पर, है ना, अमीरी गरीबी के नाम पर, इस तरह से हमारा देश क्या हो, टूटे नहीं। तो वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन इन अप इनटू फ्रेगमेंट्स, यानी कि हमारी जो दुनिया हो, हमारा जो देश हो, वो टुकड़ों में ना बटे, वो खंडित ना हो। बाई नैरो डोमेस्टिक वाल, नैरो डोमेस्टिक वाल्स का मतलब होता है, नैरो मतलब संकीर्ण और डोमेस्टिक मतलब घरेलू और वॉल का मतलब दीवार। तो घरेलू दीवारों से, जो संकीर्ण घरेलू द्वारें हैं, पतले घरेलू द्वार हैं, वो टुकड़ों में ना बटे। घरेलू द्वार का मतलब यहाँ अनेक धर्म के लोग हमारे भारत में रहते हैं, अनेक जातियों के लोग हमारे भारत में रहते हैं, अनेक कलर्स के लोग हमारे भारत में रहते हैं, अनेक लैंग्वेज के लोग हमारे भारत में रहते हैं। तो ये सब भाषाओं के आधार पर, रंगों के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर ये टुकड़ों में ना बटे, ये टुकड़ों में ना बटे। आगे देखिए, कहते हैं कि वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, जहाँ शब्द निकले, जहाँ शब्द निकले डेप्थ ऑफ ट्रूथ, सच्चाई की गहराई से, यानी कि लोग सच ही बोले, झूठों का नामो निशान ना हो, लोग झूठ ना बोले, जो भी बोले सच बोले। तो कह रहे हैं वेयर द वर्ड्स कम आउट, जहाँ शब्द आए फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, सच्चाई की गहराई से, यानी कि हमारी ज़ुबान से, लोगों के ज़ुबान से जब भी निकले और जो भी निकले वो सिर्फ और सिर्फ सच निकले। वेयर, जहाँ टायरलेस, टायरलेस का मतलब अथक, बिना थके हुए, स्ट्राइविंग का मतलब प्रयास और स्ट्रेस का मतलब फैला हुआ, है ना। तो जहाँ बिना थके हुए हम हमेशा कोशिश करते रहें, इट्स आर्म, अपने हाथों को फैलाएं टुवार्ड्स परफेक्शन, पूर्णता की ओर, यानी कि हम बिना थके हुए, बिना किसी डर के हमेशा प्रयास करते रहें, अपने हाथों को फैलाएं, कोशिश करते रहें हर काम को कंप्लीट करने की, पूर्ण करने की, है ना। तो वेयर द टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेच इट्स कम टुवार्ड्स परफेक्शन, जहाँ हम बिना थके हुए, जहाँ हमारे देश के लोग बिना थके हुए प्रयास करते रहे, अपने हाथों को फैलाए किसकी ओर, पूर्णता की ओर, परफेक्शन की ओर। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रेरी डिजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। इस लाइन को आप लोग अच्छे से समझिएगा। स्ट्रीम का मतलब धारा होता है, और या छोटी नदी भी कह सकते हैं, है ना। तो कह रहे हैं ड्रेरी का मतलब सुनसान होता है, डिजर्ट का मतलब मरुस्थल होता है। मरुस्थल हमेशा सुनसान होता है ना, आप लोग जानते होंगे, मरुस्थल में कोई रहता नहीं है ना, और वहाँ बालू भी पाए जाते हैं। और डेड हैबिट मतलब मृत। देखिए, इसको, इस लाइन को समझने से पहले इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि आप लोग मरुस्थल के बारे में जानते होंगे कि वहाँ जो भी चीज़ें जाती हैं वो क्या होती हैं, मृत हो जाती हैं। कहने का अर्थ है मृत का मतलब वहाँ पानी नहीं होता है, तो लोगों के रहने की व्यवस्था भी नहीं है, वो मृत है। वो जो मरुस्थल है ना, जो सैंड वाली एरिया है ना, बालू वाले, वो पूरे मृत है ना। तो वही कह रहे हैं कि वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, जो साफ सुथरे यानी बुद्धि वाले, चतुराई वाले जो धाराएं होती है, यानी कि नदी, इसको समझो, जो नदी होती है ना, हैज लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रेरी डिजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, जब धाराएं, जब नदियाँ मरुस्थल की ओर जाती हैं, किन मरुस्थल की ओर, सुनसान मरुस्थल की ओर, तो वो जा करके उन आदतों के कारण, क्योंकि वहाँ पानी नहीं होती है, वो वहाँ गर्मी का एरिया होता है, तो पानी वहाँ जाकर सूख जाती है, यानी कि मृत हो जाती है। पानी की जो धाराएं हैं जब मरुस्थल के एरिया में जाती है, सुनसान एरिया में जाती है मरुस्थल के, तो वहाँ जाकर वो क्या हो जाती है, सूख जाती हैं, मृत हो जाती हैं। तो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हम अपने आदतों को, हम अपनी बातों को अगर गलत रास्ते में ले जाएंगे तो हम भी सुनसान पड़ जाएंगे, अकेले पड़ जाएंगे उस मरुस्थल में, और हम भी क्या हो जाएंगे, मृत हो जाएंगे।
आगे कह रहे हैं वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाई थी मतलब यू यानी योर इनटू ईवर वाइडेनिंग थॉट एंड एक्शन, जहाँ हमारे दिमाग को आप, हमारे मन को आप आगे की ओर बढ़ाइए। आपका मतलब ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं ना, ईश्वर को बोल रहे हैं ना कि तुम हमारे मन को, हमारे दिल को, हमारे दिमाग को ईवर वाइडनिंग वाइडनिंग का मतलब होता है चौड़ा और ईवर का मतलब होता है कभी, है ना। थॉट एंड एक्शन यानी कि हमारी सोचों से, हमारी क्रियाओं से, हमारे कामों से हमेशा इसको क्या करो, चौड़ा करो। यानी कि हमारे मन को, हमारे दिलो दिमाग को हमेशा आप अपने द्वारा यानी ईश्वर के द्वारा हमारे दिलो दिमाग को, हमारी क्रियाओं को, हमारे सोच को आगे की ओर लाओ। आगे की ओर लाने का अर्थ है कि हमको अपने देश के बारे में सोचने, विचार करने और उसके प्रति काम करने और हम अपने देश के प्रति समर्पित होने की क्रियाओं को करें। और ये कौन करवा सकता है? आप, ईश्वर। तो आप हमारे मन में इस तरह की सोच, इस तरह के एक्शन को करवाएं ताकि हम अपने दिलों को, अपने दिल को चौड़ा करें और लोगों के प्रति, अपने देश के प्रति समर्पित भाव से आगे आएं। तो इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक, हमें आज़ादी के स्वर्ग में ले चलो मेरे पिताजी, मेरे ईश्वर, मेरे गॉड, मेरे अल्लाह, मेरे भगवान, है ना, मेरे गॉड, हमें कहाँ ले चलो? अपने उस देश में ले चलो जहाँ हम आज़ाद हों, आज़ादी का स्वर्ग हो और हमारे कंट्री के लोगों को, हमारे देश के लोगों को, हमारे देश को जगाओ और हमें आज़ादी के स्वर्ग में ले चलो मेरे पिताजी। उम्मीद है ये पोएम आप लोगों को समझ में आया होगा। पोएम देखने और समझने के बाद आप लोग कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये पोएम कैसा लगा, और लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के बीच। थैंक यू।